हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ 2023 के अब तक के जितने अनाउंस हो चुके हैं उन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है, कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, इस साल का जनवरी से लेकर सितंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है और PDF भी मिल जाएगा। एक और बात कि 69th जो BPSC का एग्ज़ामिनेशन था उसका एनालिसिस करंट अफेयर्स का अवेलेबल है और ढेर सारे क्वेश्चन टकराए थे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों और नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्थ में बात करेंगे क्योंकि अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा मेडिसिन या फिजियोलॉजी, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन होगा मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं। क्या नाम है उनका? इसका आंसर होगा कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान और मेडिसिन मतलब चिकित्सा। तो इन दोनों के बारे में शॉर्ट में बता दूँ। कैटलिन कारिको, इनका जन्म हुआ था 1955 में हंगरी में और सेज्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुकी हैं और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी वहाँ पर वो सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, और ड्रू विस्मैन, इनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था 1959 में और वैक्सीन रिसर्च में रॉबर्ट्स फैमिली प्रोफेसर और RNA इनोवेशन के लिए पैन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है। इनके रिसर्च के बारे में अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नोबेल प्राइज़ क्या होता है और किस क्षेत्र में मिलता है, इन सब के बारे में भी कुछ बात कर लें। पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में शॉर्ट में। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसमें एक स्वर्ण पदक मिलता है और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 करोड़ के आसपास होते हैं। देखिए, रुपए का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं। और नोबेल प्राइज़ की घोषणा सबसे पहले मेडिसिन से की जाती है, उसके बाद फिर आगे। और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। कौन कौन से? तो शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसके अलावा भौतिकी यानी फिजिक्स, फिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, शांति यानी पीस और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इन 6 सेक्टर में ये प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ जो है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इनोवेटर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और उन्होंने जो वसीयत लिखी थी उसी के आधार पर दिया जाता है। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिए गए थे और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर आज 355 पेटेंट हैं, लेकिन लोग उनको डायनामाइट के जनक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। और इसमें से जो तमाम नोबेल प्राइज़ है ना, वो तो दिया जाता है किसके द्वारा? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन केवल शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करेंगे हम कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है 2023 का मेडिसिन फिजियोलॉजी में। अगर सवाल हो कि 2022 में किसको मिला था, तो स्वांते पाबू को मिला था विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के लिए जीनोम से संबंधित खोज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि या रिसर्च के लिए वैज्ञानिक कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया? आंसर होगा mRNA वैक्सीन। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखते जाइए वीडियो। mRNA वैक्सीन, अभी हाल ही में BPSC एग्जामिनेशन में mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, और इसी से रिलेटेड ये अवार्ड इस बार दिया जा रहा है। तो इसको विस्तार से समझते हैं क्या होता है mRNA वैक्सीन। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि mRNA टीके को डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभाई। ओके, और इसकी वजह से कोविड-19 का टीका तुरंत बन सका और बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में, अमेरिका में वो mRNA वैक्सीन लोगों को लगा। हालांकि भारत में जो वैक्सीन लगा वो वायरल वेक्टर वैक्सीन था। आगे बताते हैं। देखिए, mRNA जो वैक्सीन है ना, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो 1980 से
1980 के दशक से ज्ञात थी, जानकारी थी, लेकिन उसको व्यवहारिक पैमाने पर, यानी उसको टीका कैसे हम बनाएं व्यवहारिक रूप में, मतलब डेवलप करके कोई नहीं दिखा पाया था। बल्कि फार्मूला था कि हाँ है, इस तरह से हम बना सकते हैं, mRNA के जरिए हम वैक्सीन बना सकते हैं जो कि बहुत जल्दी बन सकता है, लेकिन उसको प्रयोग के तौर पर बना कोई नहीं पाया था अभी तक, क्योंकि अब एक कंसेप्ट तो था लेकिन उसको रियलिटी में अंजाम देना बहुत बड़ी बात थी। वो काम किया इन दोनों ने। तो अब mRNA वैक्सीन के बारे में जान लें। देखिए, कोविड के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। होता क्या है कि परंपरागत रूप से वैक्सीन निर्माण का काम ना मानव शरीर में मृत या कमज़ोर वायरस, या कहें डेड वायरस, या फिर जो वायरस बिल्कुल छीन कर दिए गए उसकी शक्ति को, वो डाला जाता है ताकि उसके खिलाफ जो ना बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार कर सके हमारा शरीर। उदाहरण के तौर पर जैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन होता है, तो ऐसे में जब वास्तविक वायरस किसी को संक्रमित करता है तो उसका शरीर जो है ना पहले से लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई है तो पूरे वायरस के बजाय वायरल जेनेटिक कोड के सिर्फ एक हिस्से को ही टीके के माध्यम से पेश किया जाने लगा। हालांकि जो ज़्यादातर जो वैक्सीन कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से जो पेश किया गया था, उसमें डेड वायरस या फिर छीन, जो बिल्कुल शक्ति कम है कोविड-19 वायरस की, उसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर पैमाने में। हालांकि आरएनए वैक्सीन को भी इंडिया में लॉन्च किया गया था। ओके, तो ऐसे में क्या है कि एक तो वो इतने सारे डेड वायरस को जो है बनाना, निर्माण, पहले वायरस को कल्चर करना और फिर उसकी शक्ति को कम करने में, और इसके अलावा अगर हम जेनेटिक कोड के एक हिस्से से भी टीके बनाते हैं तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। ओके, कल्चर करना पड़ता है उसको लैब में और फिर बन पाता है। और कोविड-19 के दौरान बहुत तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा था और बहुत घातक था, लोगों की मरने की दर बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में कोविड वायरस बनाने के लिए मतलब तुरंत वायरस वैक्सीन चाहिए था वायरस के खिलाफ। तो तुरंत वैक्सीन बनाने में एक बड़ा कदम उठाया है mRNA टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, दूसरी पुरानी परंपरागत तकनीक से भी बनाया गया, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और पूरी आबादी को, पूरी दुनिया को वो वैक्सीन देने में बहुत वक्त लग रहा था। भारत में हालांकि वही वैक्सीन आया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगा, लेकिन mRNA वैक्सीन जो ना बहुत तेज़ी से बन गया। और ख़ास तौर पर जो कंपनियां हैं जैसे मॉडर्ना, फाइज़र, इन सब ने mRNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाने का काम किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपने समझ लिया। अब क्या होता है mRNA टेक्नोलॉजी? देखिए, mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, यही सवाल आया था बीपीएससी में, mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया था, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है खास तरह का। ठीक है, ये जैसे mRNA है और उससे ये खास तरह का प्रोटीन बनता है। तो आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजता है, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो ज़रूरी प्रोटीन जो है बनाने लगता है, और इससे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है उस वायरस के खिलाफ। तो बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल जो वैक्सीन है उसके मुकाबले बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हम वैक्सीन बना सकते हैं, और शरीर में इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है इसकी वजह से। तो ये एक ख़ास चीज़ थी, mRNA वैक्सीन बनी, और उसकी वजह से ये नोबेल प्राइज़ इन दोनों को मिला है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है। ये दोनों हैं, नाम क्या है इनका? नाम है कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। ये दोनों आपको नाम ध्यान में रखना है। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। देखिए, सवाल जो है ना कई बार लाइन बाय लाइन भी आ जाते हैं, और कई बार जो अंदर से बता रहा हूँ मैं उन सब से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए पूरा समझना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एकीमोव। ठीक है, तो ये तीनों हैं। इन तीनों को ये अवार्ड के लिए चुना गया, और ये तीनों के तीनों अमेरिकी मूल के केमिस्ट हैं।
तो इन्हें नोबेल प्राइज़ किस वजह से मिला है, किस रिसर्च के लिए मिला है, ये बताते हैं अगले क्वेश्चन में। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो कैरोलिन के बर्टोजिक, कार्ल बैरी शार्पलेस और मार्टिन मेल्डिक को मिला था। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनल केमिस्ट्री के लिए मिला था उनको। ओके, अब यही सवाल है क्यों मिला इस बार। तो क्वेश्चन ये होगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस उपलब्धि या रिसर्च के लिए 3 केमिस्ट माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया? आंसर होगा क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए। तो क्या ऐसा हुआ क्वांटम डॉट से, और सिंथेसिस डेवलपमेंट जो हुआ उससे क्या फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला? देखिए, पहली बात कि क्वांटम डॉट्स जो होते हैं ना, वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुणों को निर्धारित करता है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल आजकल कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न स्क्रीन, इन सब में किया जाता है। QLED जो टेक्निक है ना, उसमें ये क्वांटम डॉट्स का ही इस्तेमाल होता है। कलर लाइट्स बनाने के लिए भी रिसर्चर्स ने क्वांटम डॉट्स का ही इस्तेमाल किया। क्वांटम डॉट्स की जो लाइट होती है इतनी तेज़ होती है कि जब इसको ट्यूमर पर भी डाला जाता है ना, तो सर्जन को तमाम टिश्यू को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स जो हैं वो LED लैम्प की लाइट, उन सबको पार्टिकल्स को जोड़ता है और जिससे बारीक काम करने में भी आसानी में होती है, और अलग अलग एक ही लाइट में अलग अलग कलर को भी निकाला जा सकता है। ओके, तो भविष्य में बहुत सारी इससे और चीज़ें होंगी, छोटे सेंसर, पतले सोलर सेल और एनक्रिप्टेड क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब भी उसमें भी योगदान हो सकता है। तो ये एक ख़ास चीज़ है जो आज आपके घर में जो QLED जो मॉनिटर है वो इन्हीं तीनों के रिसर्च की वजह से आपके पास है। ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया, उसी की वजह से, क्वांटम डॉट्स की वजह से ही QLED स्क्रीन बन सकी और वो हम अलग अलग कलर, इतना बेहतरीन पतले से स्क्रीन को हम लोग देखते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। कलर का इतना मज़ा आता है। ठीक है, नहीं तो पहले के जो मॉनिटर आते थे वो इतनी चौड़ी होती थी, या टीवी भी बहुत चौड़ा होता था। ओके, पीछे से काफ़ी। तो अब क्या है, इनकी वजह से ही ये होगा। और ये सब जो रिसर्च हुए ना, वो कुछ दशक पहले हुए। ओके, और अब इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। तो एक महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। और हाँ, आपको बताऊं कि जो भी मैंने बोला वो सब PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर को लिंक मिल जाएगा। ओके, और हाँ, आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए, आपकी तैयारी शानदार हो पाएगी, खासतौर पर करंट अफेयर्स की। क्या मिलता है इससे? 1 साल का ये मेंबरशिप प्लान है, यानी 365 दिनों तक अगले आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरह के, वन लाइनर, MCQ विद नोट्स, और मॉक टेस्ट भी होगा, डेली, वीकली, मंथली, ये सब मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है और वो सब है ऐप पर। और इसी मेंबरशिप के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, तमाम तरह के एग्जामिनेशन के। तो बहुत मामूली सी रकम है, देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेंबरशिप प्लान है। ओके, तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस्ट और एनी हुलियर। तो इनमें से एनी हुलियर जो हैं वो लेडी हैं, और आपको बताऊं कि वर्तमान में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली वो 5वीं महिला है, ये एनी हुलियर। ठीक है, और ये इनका जन्म तो हुआ था पेरिस, फ्रांस में, और वर्तमान में स्वीडन के एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पियरे ऑगस्टिनी के बारे में। ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यानी USA में प्रोफेसर हैं, और फेरेंस क्राउसस, इनके बारे में बताऊं, ये हंगरी में इनका जन्म हुआ था और अब वो जर्मनी के प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स, वहाँ पर वो डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बड़े पोजीशन पे हैं ये लोग। तो अब ये देखते हैं कि इनको किस रिसर्च के लिए ये अवार्ड मिला है। उससे पहले एक रिवाइज कर लें, 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? एलन स्पेक्ट,
जॉन एफ ग्लॉसर और एंटोन जिलिंगर। तो उनको मिला था क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि या कहें रिसर्च के लिए 3 वैज्ञानिकों पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस्ट और एनी हुलियर को नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया है? आंसर होगा इसका डी। डिटेल में यहाँ पढ़िए। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के 8 सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रायोगिक तरीके के लिए। तो इन तीनों को चुना गया है। नोबेल कमेटी का ये मानना है कि इनके एक्सपेरिमेंट से एटम और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसकी दुनिया को समझने में बहुत मदद मिली है और मिलेगी आगे। ठीक है, देखिए पूरी दुनिया जो है मैटर से बनी हुई है और वही मैटर जो अनगिनत एटम से मिलकर बनता है और एक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिट में मौजूद रहते हैं, जो आप ये मेरे बगल में देख रहे हैं, और ये लगातार मूव करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो इसके एनर्जी के लेवल में बदलाव आता है और इस बदलाव को समझने के लिए लाइट की 8 सेकेंड पल्स की मदद ली जाती है। तो इन तीनों फिजिसिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीके को ईजाद किया, खोजा, जिससे लाइट की ऐसी ही सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है और इससे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और इसके होने वाले जो एनर्जी के चेंजेज हैं ना, उसको स्टडी करने में मदद मिलेगी। तो अब सवाल होगा कि ये तो समझ लिया, लेकिन वास्तविक में हुआ क्या है? देखिए, एक परमाणु एक छोटी इकाई जिसमें पदार्थ को विभाजित किया जा सकता है, क्या क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एक नाभिक से बना होता है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से चलते हैं कि वास्तविक समय में उसको निरीक्षण करना, उसको समझना बड़ा असंभव है। तो इन वैज्ञानिकों ने या कहीं फिजिसिस्ट ने ऐसा काम किया जिससे लाइट उत्पन्न करने पर जो इलेक्ट्रॉन की गति है ना, उसको देखने और रिसर्च को बहुत करीब ला गया। ठीक है, तो ये सब हुआ है। उसका पता चला कि कितनी स्पीड से ये मूवमेंट करते हैं, एनर्जी में क्या क्या बदलाव आता है और इससे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें का पता चलेगा। ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रहस्यों का पता चलेगा, नई नई चीज़ों का पता चलेगा। ओके, तो ये सब रिसर्च हुआ है और इसी की वजह से इन 3 फिजिसिस्ट को या कहें 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र के लिए चुना गया। ठीक है, तो ये तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे जो 3 का ऐलान हुआ, उन सबको बताया। अब अगले जो वीडियो आएंगे 2-3 दिन बाद, मतलब कल तो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, जो ये जो मुद्दा हुआ है वहाँ सिक्किम में जो अचानक बादल फटा और तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कई दिनों में ऐलान होगा नोबेल प्राइज़ के अलग अलग कैटेगरी का, जो टोटल 6 कैटेगरी में से 3 का ऐलान हो चुका था जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था। बाकी 3 का होगा तो उसका एक साथ मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। आंसर होगा मोहम्मद मोइजू। क्या नाम है? मोहम्मद मोइजू। ठीक है, 30 सितंबर को वहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसमें उन्होंने जीत हासिल की है और वो प्रोग्रेसिव अलायंस के लीडर हैं, विपक्ष का जो इससे पहले था। और इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये, और ये भारत समर्थक माने जाते हैं। और जो अभी जो चुन लिए गए हैं राष्ट्रपति, वो यानी उनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइजू, वो चीन के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बनते ही पहला कदम ये उठाया भारत के खिलाफ, कहा कि भारत के जो कुछ सैनिक वहाँ रह रहे हैं मालदीव में, वो सब छोड़ के चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, तो ये हुआ है। मालदीव कहाँ पर है ये देख रहे हैं आप, मैप, इधर भारत का कुछ हिस्सा है और यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर इतने दूरी में बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसी का एक समूह है और उसको कहेंगे हम मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है ना, उसका नाम क्या है? माले। ठीक है, और नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं मोहम्मद मोइजू। मुद्रा है वहाँ की मालदीवी रुपया। ठीक है, तो अब क्या है वहाँ पर कि चीन जो है ना वहाँ पर नज़र गड़ाए हुए हैं बहुत तेज़ी से,
और भारत ने तोहफे में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, एक विमान भी दिया है। उस पर वहाँ पर लगातार टेंशन हो। 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे इंडिया में। 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया गया था, डोनियर विमान था, तो उसको लेकर वहाँ पर टेंशन है, ठीक है। और लोकेशन ऐसा है ना इस जगह पर, जिसकी वजह से ये चीन इस पर नज़र गिराए हुए है। हिंद महासागर में ये सेंटर है और स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालदीव 1100 छोटे बड़े द्वीपों से बना हुआ है, जो हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम तक फैले हुए हैं, इधर तक फैले हुए हैं। और ये पूर्वी एशिया को जोड़ने का जो रूट है ना, जो शिप का रूट है यहाँ से इधर से जाने का, तो ये इस रूट पर एक महत्वपूर्ण जगह पर है। और माना यह जाता है कि इसमें से जो द्वीप है ना, इसके ढेर सारे, उसमें से 16 द्वीपों को चीन को लीज पर दे चुका है मालदीव। चीन अगर इन द्वीपों पर कब्जा कर लेता है और वहाँ से भारत के, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कब्जा कर लेता है वहाँ और पूरा निगरानी सेंटर बनाता है, तो भारत के व्यापारिक जहाज़ के साथ साथ नौसेना के काफिलों पर भी नज़र रख सकता है। और अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो इन द्वीपों पर वो जहाज़ तैनात कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि मालदीव भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और चीन अपनी नज़र तो गड़ाए हुए है। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति वहाँ चुने गए हैं, नए राष्ट्रपति, तो ऐसे में क्या हुआ है, मोइजू, तो वो चीन परस्त हैं, चीन के लिए काफ़ी बोलते रहते हैं। और वो इन्होंने वहाँ पर माहौल भी ऐसा बनाया वहाँ की जनता के बीच में कि भारत का लोग विरोध करते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने विद्रोही गुटों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF को कितने वक्त के लिए प्रतिबंधित किया है? आंसर का 5 वर्ष, 5 ईयर के लिए बैन कर दिया है। विद्रोही गुट है ये, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि ये त्रिपुरा कहाँ पर है मैप के ज़रिए। प्यारा भारत है अपना, और इधर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्ट है, पूरा जो कलरफुल दिख रहा है वो। और इसमें त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा ये वाला हुआ, ठीक है। ये वाला जो स्टेट है वो है त्रिपुरा, और इसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है उधर। और भारत में इस राज्य की किस राज्य से सीमा लगती है? तो असम और ये मिजोरम से सीमा लगती है, ठीक है। अब सवाल होगा कि सरकार ने क्यों प्रतिबंध लगाया है इन दोनों संगठनों पर? देखिए, इन पर देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधि में संलिप्त होने का आरोप है। सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि NLFT और ATTF, उसका मकसद त्रिपुरा को अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, अलग देश बनाना। और इसको लेकर ये जो 2 गुट है ना, वो बहुत सारे जो सशस्त्र अलगाववादी संगठन है उसकी मदद से सालों से सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। तो इस वजह से 3 अक्टूबर को इन दोनों संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इससे जुड़े हुए जितने संगठन हैं उन सब पर ये बैन लगाया गया है, ठीक है। तो हम लोग त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा यहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए किस देश से कहा कि वह अपने 40 राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर 2023 तक वापस बुला ले? नहीं तो उन सब की जो राजनयिक जो एक दर्जा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, सुरक्षा। आंसर होगा कनाडा, ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कनाडा के 62 राजनयिक भारत में तैनात हैं। कितना? 62। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा से कहा है कि इसमें से 40 वो बुला ले। भारत का कहना है कि अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो इन राजनयिकों की जो राजनयिक छूट है वो नहीं मिलेगी उसके बाद। देखिए, अभी क्या है ना, कनाडा में भारत के कम राजनयिक हैं। यहाँ पर कनाडा के इंडिया में 62 राजनयिक हैं, और तो 40 जो कम करने को कहा गया ताकि जितने कनाडा में भारत के राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बराबर आ जाए। तो इसी वजह से सरकार ने कहा है। और पता होगा कि आपको टेंशन भी चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में। खालिस्तानी आतंकी की मौत के बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि भारतीय जो एजेंसी है
उनको ऐसे सबूत हैं उनके पास कि भारतीय एजेंसी ने शायद ये काम करवाया हो, हत्या। भारत लगातार कह रहा है कि भाई तुम सबूत दो ना, तो सबूत दे नहीं रहा है, और भारत के इस कदम के बाद कनाडा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं जस्टिन ट्रूडो वो कह रहे, वो तो अभी तक कोई सबूत दे नहीं पाए हैं। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि भारतीय एजेंटों का ये हाथ हो सकता है। अब क्या हुआ है कि जब कह दिया गया भारत की ओर से कि 40 डिप्लोमेट को वापस बुला लो, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत के साथ तनाव को नहीं बढ़ाना चाहते। तनाव तो भाई आपने शुरू किया था, हमने तो शुरू नहीं किया था। आरोप लगाया, सबूत भी नहीं दे पाए। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे डिप्लोमेट भारत में मौजूद रहें। दूसरी तरफ कनाडा की जो विदेश मंत्री है ना, मेलेनी जोली, उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक संकट से निकलने के लिए भारत के साथ हम प्राइवेट बातचीत करना चाहते हैं, और भारत सरकार के साथ हम निजी तौर पर बातचीत कर रहे हैं। ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने जब विवाद शुरू हुआ था, जब ट्रूडो ने आरोप लगाया था भारत पर, तब सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि हम भारत के एक राजनयिक को यानी डिप्लोमेट को निकाल रहे हैं यहाँ से। रिएक्शन में इंडिया ने भी एक निकाला था, लेकिन अब कड़ा कदम उठाया और 40 डिप्लोमेट को कह दिया है कि आप 10 अक्टूबर तक देश छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कनाडा कहाँ पर है एक बार वो भी देख लेते हैं मैप के ज़रिए। प्यारा भारत है अपना इस पूरे अर्थ में। और अब चलते हैं कनाडा की ओर। कनाडा उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और यहाँ आप देख रहे हैं उसका पड़ोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 28वें वो डायरेक्टर जनरल के रूप में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। BRO जो है वो सीमा सड़क संगठन, ये सड़क निर्माण के लिए एक फोर्स है, और वो भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सेना के गाड़ियों को, सेना के जवानों को तुरंत पहुंचाया जा सके, इसके लिए रोड का काम पहले से निर्माण करके रखता है। ये बल यानी संगठन करके रखता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। ओके, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इस दिवस को घोषित किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और उन्हीं के जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 2 अक्टूबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश की जो बागडोर है वो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के तौर पर संभाली थी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।